सो गाइस फाइनली अब हमें आज के हमारे इस सेशन में अब हमें क्या बात करनी है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड का आखिरी यूनिट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। क्या आप सब रेडी हैं? मुझे बताइए, कम ऑन। ओके, सबसे पहली बात बोलते हैं व्हाट इज फॉरेन कैपिटल। बोलते हैं जब बाहर से पैसा हमारे देश में आता है इसे फॉरेन कैपिटल बोलते हैं। इनफ्लो ऑफ कैपिटल इनटू द होम कंट्री फ्रॉम अब्रॉड इसे क्या बोलते हैं? फॉरेन कैपिटल। And therefore we need to be clear about the distinction between the movement of capital and foreign investment. Foreign capital may flow into an economy in different ways. तो हमारे देश में फॉरेन कैपिटल जो है मतलब बाहर से पैसा हमारे देश में अलग अलग तरीके से आ सकता है। वो क्या है बताओ? पहली बात, फॉरेन एड या असिस्टेंस। व्हाट इज फॉरेन एड? जैसे समझो बायलैटरल या डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स। जैसे समझो बेटा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने उसको लोन दिया, इसको बोलते हैं बायलैटरल या डायरेक्ट गवर्नमेंट ग्रांट। तो पाकिस्तान में क्या होगा? चाइना की करेंसी आएंगी, तो बाहर का पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। दिस इज क्या? बायलैटरल या डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट। आगे बढ़े। एड मतलब समझा ना? एड मतलब हेल्प। एड मतलब क्या? हेल्प। चलिए आगे बढ़े। बोलते हैं अगला है मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट्स हु पूल फंड्स विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक। मतलब बहुत बार क्या होता है बेटा, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो मिलके पैसा देती है वर्ल्ड बैंक को, और फिर वर्ल्ड बैंक जो है समझो किसी कंट्री को हेल्प करता है लोन देके। इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल लोन्स। क्या बोलते हैं? मल्टीलैटरल एड या मल्टीलैटरल लोन्स। ठीक है, ओके। तो इससे भी फॉरेन का पैसा हमारे देश में आ सकता है। अगला बेटा टाइड एड। टाइड एड, व्हाट इज टाइड एड? जैसे बहुत बार बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब किसी कंट्री को लोन देता है ना, तो उसके साथ साथ बेटा बहुत सारी कंडीशंस भी लगाता है। ये सारी कंडीशंस अगर तुमने फॉलो की तो ही तुम्हें लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। इस होता है टाइड लोन, मतलब कुछ कंडीशनल लोन है। हम पैसा देंगे तुम्हें लोन पे, पर या तुम्हें हेल्प करेंगे पैसा देंगे पर तुम्हें हमारी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। एक होता है बेटा अनटाइड एड। क्या होता है दूसरा? अनटाइड एड मतलब क्या? यहाँ पे बेटा आप कोई समझा ना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन की कोई गवर्नमेंट पैसा दे रही है किसी को, दूसरे गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री में, लेकिन उस पर कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल लोन्स है, अनकंडीशनल। इसको बोलते हैं अनटाइड एड। ठीक है। फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशन एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉरेन गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया। व्हाट इज, देखो ग्रांट और लोन में फ़र्क क्या है। जब ग्रांट मिलता है ना बेटा, हमें वो पैसा वापस नहीं देना पड़ता, पर लोन मिलता है तो पैसा वापस देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात बोरोविंग्स, ध्यान देंगे। तो बोलते हैं बोरोविंग से भी पैसा हमारे देश में, बाहर का पैसा हमारे देश में आ सकता है। तो पहले जो हमने आपको बताया यहाँ पे, पहले एक्चुअली ना यहाँ पे हम एड की बात करते हैं। एड जो है ना, एड असिस्टेंस, ये क्या होता है? ये पैसा वापस नहीं देना पड़ता। तो ये सब ग्रांट फॉर्म में ही थे यहाँ पे सारे के सारे। ये सब ग्रांट और एड जो है ना, ये पैसा जब हमें मिलता ना, ये वापस नहीं करना पड़ता हमें। लेकिन बोरोविंग जो है, हम लोन ले रहे हैं। तो अभी जैसे समझो चाइना की गवर्नमेंट ने बेटा लोन दिया पाकिस्तान को, तो लोन का पैसा वापस करना पड़ता है। डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंटल लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना। एडीबी देखे, एडीबी इधर आइए, एडीबी ध्यान दीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ये क्या करती है? ये डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को क्या करती है? लोन देती है कुछ लेस इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है ना। अगली बात है बेटा सॉफ्ट लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक या फ्रॉम आईडीए। आईडीए क्या है? आइए इधर, आईडीए लोन देखिए। आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या करते हैं? ये सॉफ्ट लोन्स भी देते हैं बहुत बार कंट्री को। बोलते हैं यार पाकिस्तान तुम्हारी कंट्री वैसे भी बहुत डूब रही है, एक काम करो हम तुम्हें पैसा देंगे लोन पे, पर इंटरेस्ट रेट कम लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे नहीं। देखो जो पैसा देना कम से कम वही वापस कर देना हमको। अगला है बेटा देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ईसीबीज आर लोन्स इन इंडिया मेड बाय नॉन रेसिडेंट लेंडर्स इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर्स। आई क्या बोल रहे हैं कि हम जब बेटा इंडिया में किसी फॉरेन क्या बताइए इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं फॉरेन करेंसी में, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। मैं इंडिया में कोई फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लोन पे ले रहा हूँ फॉरेन करेंसी में ही। या ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब क्या? मैं इंडिया में बेटा मैंने माल खरीदा कहाँ से? यूएसए से, और उसने मुझे उधारी पे माल दिया, उसने मुझे उधारी पे माल दिया। ये
क्योंकि क्या ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो उसको पेमेंट तो मुझे क्या डॉलर में करना पड़ेगा, मतलब फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। ये भी एक प्रकार से क्या है, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो ही है एक प्रकार से, है ना। और ये एक प्रकार से हमारी लाइबिलिटी है, वापस करनी है बाद में। यस, चलिए तो हमारे देश में फॉरेन कैपिटल कैसे आ सकता है, फॉरेन एड या असिस्टेंस से या बोरोइंग से। एड मतलब क्या, पैसा जो मिला वापस करने की जरूरत नहीं। बोरोइंग मतलब क्या, पैसा जो मिला वापस करना है। अगला इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो इस चैप्टर में बात करेंगे, एफपीआई एफडीआई। जब बेटा बाहर का कोई व्यक्ति हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स, शेयर्स ये सब खरीदता है अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा बनाने के लिए, इसे बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर का व्यक्ति या कंपनी इंडिया में पैसा लगाता है बिजनेस करने के लिए, इसे बोलते हैं एफडीआई। एफपीआई में बेटा हमें बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। समझो फॉरेन का कोई व्यक्ति, उसने इंडिया में रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, क्यों खरीदा, ताकि शॉर्ट टर्म में उसको बेच के प्रॉफिट कमा सके। जनरली बेटा ये होता है स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाया, तुरंत शेयर बेच के निकल लो। तो एफपीआई से भी हमारे देश में पैसा आता है, एफडीआई से भी हमारे देश में पैसा आता है। अब एक और चीज होती है बेटा, एफआईआई। एफपीआई क्या है, जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति फॉरेन का हमारे देश में, हमारे इंडिया में आके इंडिया के शेयर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में, एफपीआई। एफआईआई क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है, तो फॉरेन की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, हेज फंड कंपनी है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके बहुत सारे शेयर्स एक साथ खरीद रही है बड़े अमाउंट्स में। तो एफपीआई जैसा होता है बेटा, वही एफआईआई होता है, बस एफआईआई में ज्यादा बड़े अमाउंट्स में ट्रांजैक्शन होते हैं। यहां पे भी हमारा पर्पस क्या है, स्पेकुलेशन करना ही है। स्पेकुलेशन मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए, समझे। तो इन दोनों में हमारा बिजनेस पर्पस नहीं होता, हमें बस शेयर खरीदना है, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बेच के निकल लेंगे। एफडीआई में क्या है, हम पैसा लगा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे देश में करना क्या है, हमें दूसरे देश में जो है बिजनेस करना चाह रहे। जैसे वॉलमार्ट ने बेटा क्या किया था, वॉलमार्ट ने बेटा इंडिया में फ्लिपकार्ट के मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई। वॉलमार्ट के पास अब इंडिया के फ्लिपकार्ट के 81% शेयर्स हैं। आई हाँ, फ्लिपकार्ट अब इंडियन कंपनी है नहीं वैसे, अब वॉलमार्ट जो कि यूएस की कंपनी है उसका 81% का ओनरशिप है फ्लिपकार्ट में। इसको कहते हैं एफडीआई। इसने इतना शेयर क्यों खरीदा, क्योंकि इसको इसके बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो जब हम एफडीआई का पैसा आता है ना, तो लंबे समय के लिए हम देश में रखते हैं। एम आई क्लियर? आगे बढ़े, कमन जल्दी बताइए। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट बात देखिए, प्लीज ध्यान दीजिए। बेटा अभी भी क्यों टाइम पास करना, बेटा पढ़ाई करो ना यार। बोलते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियाज, तो बाहर के लोग हमारे हमारे क्या बताओ देश में पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो फॉरेन करेंसी इससे भी हमारे देश में आ सकता है। व्हाट इज दिस, दिस इज फॉरेन कैपिटल फ्लोस। ये है कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा अगली बात है आपका एफडीआई। व्हाट इज एफडीआई, जब वेयर बाय रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री acquires ownership of asset in another country and such movement of capital involves ownership control as well as management of assets। मतलब जैसे वॉलमार्ट जो कि यूएस का रेसिडेंट है, वॉलमार्ट कंपनी है यूएसए की, ठीक है ना, वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है, उसने इंडिया के कंपनी में ओनरशिप अक्वायर की, क्योंकि ताकि वो फ्लिपकार्ट में जो है कंट्रोल कर सके, फ्लिपकार्ट के एसेट्स को मैनेज कर सके, उसके बिजनेस को मैनेज कर सके। तो जब हम किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं तो इसे बोला जाता है कि हम एफडीआई कर रहे हैं। ये याद रखें, जब बाहर की कंपनी या बाहर का व्यक्ति हमारे देश के किसी कंपनी में
10% से ज़्यादा शेयर या वोटिंग पावर ले लेता है तो इसे एफडीआई करना बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए। बेटा आपका कुछ कुछ बच्चों का ना बेटा दिमाग ही नहीं चल रहा है, बोलते हैं क्या क्या ढोकले लोग हैं भाई क्लास में। चलो आज छोड़ो, वापस आओ इधर आई। ठीक है, इधर आओ। नेक्स्ट है ना बेटा, गला फाड़ फाड़ के गले की बैंड बजाए हम ले रहे सेशन अभी। चलिए आएंगे, वापस आएंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये डन है बात, मुझे बताओ कमॉन जल्दी। ये बात डन है, ठीक है। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मैनुअल है, ठीक है ना, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर उन्होंने एक मैनुअल लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स विच हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड रिफ्लेक्टिंग लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ रेसिडेंट एंटिटी इन एन इंटरवेस्ट रेसिडेंट इन एन इकोनॉमी अदर देन दैट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टर। वॉलमार्ट ने जब इंडिया के फ्लिपकार्ट में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ओनरशिप खरीदी, इसे क्या बोलेंगे? एफडीआई। देखो देखो ओईसीडी, देखिए प्लीज ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, है ना। तो बोलते देखो, एज पर आईएमएफ एंड ओईसीडी डेफिनेशन व्हाट इज एफडीआई, जब कोई फॉरेन की कंपनी या व्यक्ति हमारे देश में कोई कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर ले लेता है ना, 10% से ज्यादा शेयर ले लेता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एफडीआई करना। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताओ प्लीज, क्या ये बात क्लियर है? बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंप्राइज नॉट ओनली इनिशियल ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बट ऑल्सो ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन देम। मतलब समझो अगर ऐसा होता है कि पहले ट्रांजैक्शन में 2% लिया शेयर्स, पर धीरे 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 करते करते 10% से ज़्यादा शेयर हमने खरीद लिया किसी कंपनी के, तो बाहर का व्यक्ति इंडिया के कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लिया, तो हम बोलेंगे एफडीआई हुआ है। क्या समझे बात क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलेंगे? एफडीआई हुआ है। ठीक है, क्या आगे बढ़े प्लीज़? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगली बात क्या बताओ, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई के 3 कंपोनेंट हैं, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर डायरेक्टेड कैपिटल। क्या बोल रहे हैं? एफडीआई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरे वाले जो फॉरेन में जो कंपनी है उसका इक्विटी शेयर खरीदेंगे, इक्विटी के लिए पैसा देंगे, या जो हमारा जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है उस पर जो हमने कमाया, वो जो रिटर्न अर्निंग्स है वो पैसा वापस कंपनी में लगा रहे हैं, तो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। फिर से सुनिए, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के शेयर खरीद लिए, इक्विटी कैपिटल, वॉलमार्ट ने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, या अब जो फ्लिपकार्ट ने जो पैसा कमाया उसमें जो पैसा वॉलमार्ट का है वो वापस से री इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, या अदर डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को लोन वगैरह बांट, ये सब एफडीआई का कंपोनेंट माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स कौन हो सकता है, कौन कर सकता है एफडीआई? जैसे बाहर के कौन लोग हमारे देश में एफडीआई कर सकते हैं? कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, बाहर की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में कोई बिजनेस में पैसा लगा रही है ना, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दी अबव, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं एफडीआई करने के मोड्स क्या है, या द मेन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, एफडीआई किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो जैसे समझो यूएसए की कोई कंपनी है, उसने इंडिया में अपना क्या किया, ओवरसीज कंपनी या ब्रांच चालू कर दिया, है ना, या बाहर की कंपनी है, उसने, प्लीज ध्यान दीजिए बाहर की कंपनी है, प्लीज ध्यान दीजिए, बाहर की कंपनी, उसने इंडिया के किसी कंपनी में इक्विटी इंजेक्शन, इक्विटी खरीद ली एकदम से, तो क्या हो जाएगा? एफडीआई। बोलते हैं इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी ब्रांच, वॉलमार्ट ने बेटा अपना सब्सिडरी, अपना ब्रांच चालू किया इंडिया में, ये भी एक प्रकार से एफडीआई हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ जॉइंट वेंचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या मर्जर एंड एक्विजिशन, एमएनए मतलब मर्जर एक्विजिशन, जैसे सुजुकी ने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया इंडिया में, है ना, हीरो ने होंडा के साथ जॉइंट वेंचर किया इंडिया में, दिस इज ऑल्सो होंडा का एफडीआई, सुजुकी का एफडीआई। ऐसा बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, बाहर के लोग इंडिया में आके बोल रहे हैं हम इधर के रिसोर्सेस साथ में मिलकर यूज करेंगे प्रोडक्शन में। परचेज ऑफ कंपनीज इन कंट्री रिसीविंग फॉरेन कैपिटल, जैसे वॉलमार्ट ने इंडिया में फ्लिपकार्ट खरीद ली, कंपनी खरीद ली ऐसा,
ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन। समझो वॉलमार्ट बेटा ऑल टुगेदर एक नई कंपनी चालू कर रहा है इंडिया में, दिस इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऑल टुगेदर नया कुछ काम चालू करना, दिस इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है कि कुछ आधा अधूरा काम है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जैसे समझो आपको एक नया घर बनाना है, दिस इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। समझो आपका घर बना हुआ है उसमें रेनोवेशन करना है, इट इज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसा। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यूजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मर्जिंग। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में जो किया, इट वॉज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। फ्लिपकार्ट की कंपनी ऑलरेडी बनी बनाई थी, उसमें उन्होंने शेयर खरीद लिया। समझो वॉलमार्ट ऑल टुगेदर एक नई कंपनी बनाता है इंडिया में, दिस इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देन क्या फील आया आपको, मैं बताइए, कम ऑन फास्ट जल्दी। क्या आपको बात समझ में आई, बताइए कम ऑन जल्दी। क्या आपको ये बात समझ में आई गाइस, फास्ट, इधर आइए। क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। अगली बात बोलते हैं एफडीआई बेटा कैसे कैसे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट एंड टू वे डायरेक्ट एफडीआई। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, इधर आओ। बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या है, व्हेन द इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन होम कंट्री। समझो सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड इन यूएस मूविंग टू इंडिया प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस। समझे बात, जैसे कि समझो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ने जियो चालू किया इंडिया में, अब रिलायंस क्या बोलता है, काम करता मैं यूएस में भी जाता हूँ और वहाँ पे भी जियो चालू करूँगा, इसे बोलता है हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हम जैसा बिजनेस करते हैं ना, वैसे ही सिमिलर बिजनेस हमने दूसरे देश में चालू किया या दूसरे देश में सिमिलर बिजनेस में पैसा लगाया बिजनेस करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हम सेम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं दूसरे देश में। अच्छा, वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, ध्यान दीजिए, वर्टिकल अग्रीमेंट या वर्टिकल एफडीआई, इसमें क्या है कि हम ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जो हमारे मेन बिजनेस से अलग है, पर हमारे मेन बिजनेस से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, सप्लीमेंट करता है उसको। जैसे समझो एमवी कार्स ने क्या किया, एमवी कार्स, मैंने क्या किया, मैंने यूएसए की कोई टायर कंपनी में पैसा लगाया, अब क्या हो गया ये बताओ। टायर, टायर बनाना, कार बनाना अलग चीज है, लेकिन क्या मैं टायर को यूज कर सकता हूं कार में, इसे बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल अग्रीमेंट। समझा क्या बात में क्या हो रहा है, वर्टिकल अग्रीमेंट। समझो मैंने बेटा, सुनो ध्यान से, समझो मैं इंडिया में कार बनाता हूं और अब मैं यूएसए की कोई टायर कंपनी में पैसा लगा रहा, समझे ना, वर्टिकल अग्रीमेंट। मतलब हम सेम बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे, हम ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे तो जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी दैट सप्लाइज पार्ट्स और रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया बात, कॉमन मुझे बताइए, ये क्लियर है ना, सप्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट बोलना चाहिए, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अगली बात है, अगली बात है बेटा कॉन्ग्लोमरेट अग्रीमेंट। व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट, समझो बेटा मेरी कंपनी है एमवी कार्स, मैंने क्या किया, यूएसए के मैकडोनल्ड्स में पैसा लगाया, यूएसए के मैकडोनल्ड्स का मेजोरिटी शेयर खरीद लिया, 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लिया। तो मेरा काम कार बनाना था, मैं तो खाने के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ। तो हम ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जिसके एग्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बोलते हैं अनरिलेटेड बिजनेस में पैसा लगाया, दिस इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। तो हम जो बिजनेस में है उससे अनरिलेटेड बिजनेस में दूसरे कंट्री में पैसा लगाया, दिस इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। ये ध्यान है बात, प्लीज मुझे बताइए, क्या ये बात क्लियर है, बताइए कम ऑन जल्दी, ठीक है इधर आइए। दिस इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर विद द फॉरेन फर्म ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री एज इन्वेस्टर हैज नो प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो हम जनरली ये जॉइंट वेंचर के रूप में करते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूएसए के मैकडॉनल्ड्स के साथ जॉइंट वेंचर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे खाना वाना बनाना आता नहीं, तू वो देख, मैं बस तेरे को पैसा देता। तो कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, टू वे डायरेक्ट क्या होता है, टू वे डायरेक्ट यहाँ पे देखो, बोलते हैं ये रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट है। जापान बोलेगा कि हम यूएसए में पैसा लगाते हैं, यूएसए बोलेगा हम भी जापान में पैसा लगाते हैं। क्या होता है यहाँ पे, जैसे देखो सम इंडस्ट्रीज आर मोर एडवांस इन वन नेशन एंड सम आर इन अदर। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए का कंप्यूटर इंडस्ट्री ज़्यादा एडवांस है और जापान का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री। तो जापान क्या बोलेगा कि हम यूएसए में कार बनाने की कंपनी चालू करते हैं और यूएसए बोलेगा ठीक है हम जापान में कंप्यूटर बनाने की कंपनी चालू करते हैं। तो दोनों कंट्री एक दूसरे में पैसा लगा रही है, दिस इज टू वे क्या बताए, टू वे डायरेक्ट एफडीआई। क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए कम ऑन। हॉरिजॉन्टल क्या था, सेम बिजनेस,
वर्टिकल एग्रीमेंट क्या था, या तो मैं ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं जो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कॉन्ग्लोमरेट क्या है, मैं ऐसा बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई लिंक ही नहीं है, अनरिलेटेड। टू वे क्या है, जापान यूएस में पैसा लगाएगा, यूएस भी जापान में पैसा लगाएगा, ऐसा। इज दिस क्लियर गाइस? आई एम वेटिंग। क्या ये बात क्लियर है गाइस? मुझे बताइए, जल्दी लाइक ठोक देंगे यार यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट अगली बात, नेक्स्ट देखेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नेक्स्ट बात देखिए। अब एफपीआई क्या है? एफपीआई इज फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। हम दूसरे देश में पैसा क्यों लगा रहे हैं? कोई फाइनेंशियल एसेट लेने के लिए, शेयर बॉन्ड वगैरह लेने के लिए। इसमें हमारी कोई ओनरशिप या कंट्रोल का कोई मंशा नहीं है। समझो कोई बाहर का व्यक्ति है, उसने इंडिया में रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदा, क्यों? ताकि जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना, बेच के निकल लेगा वो। उसको रिलायंस कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करने की कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बोलते हैं एफपीआई, समझ में आ रहा है ना? डिपॉजिट ऑफ फंड्स इन इंडिया बाय इटालियन कंपनी। यहाँ पे पैसा हम स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे, क्यों? स्पेकुलेशन के लिए। हमें इमीडिएट इफेक्ट से मतलब है ना? बोलते हैं एफपीआई एकदम से अफेक्ट करता है हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट को, क्योंकि जब एकदम से एफपीआई का पैसा आएगा तो एकदम से हमें डॉलर एकदम से मिलेंगे, तो इससे हमारे देश का एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम से अफेक्ट होता है ना? अच्छा आगे बढ़े। इट इज नॉट कंसर्न विद आइदर मैन्युफैक्चर गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। बोलते भैया जब फॉरेन की कंपनी या फॉरेन का व्यक्ति इंडिया के रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा ना, उसको कुल लेना देना नहीं कि रिलायंस कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है। भैया हमको शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना, बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है। आगे बढ़े। द सोल इंटेंशन इज टू क्या? इज टू अर्न अ रेम्यूनरेटिव रिटर्न, बस रिटर्न कमाना है। यहां पे हम क्या करते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके शेयर्स बॉन्ड खरीद रहा है, या किसी कंपनी का 10% या उससे कम शेयर खरीद रहा है एट और बिलो 10%। तो सुनो, अगर किसी ने बेटा दूसरे देश के कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर खरीदा तो एफडीआई। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे कंट्री के कंपनी में 10% या उससे कम शेयर खरीदा तो एफपीआई। फर्क समझा? ठीक है। एफडीआई में क्या है? फिजिकल एसेट क्रिएट कर रहे हैं हम, दूसरे देश में बिजनेस में हम इंटरेस्टेड है। एफपीआई में हम फाइनेंशियल एसेट पे फोकस कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स वगैरह हमें बस उससे लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बोलते हैं एफडीआई में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है। एफपीआई में शॉर्ट टर्म के लिए भैया जैसा प्रॉफिट होगा निकल लेंगे। एफडीआई का पैसा एकदम से निकाल नहीं सकते। एफडीआई का, अरे भैया बिजनेस के लिए पैसा लगा, एकदम से कैसे निकालेंगे? एफपीआई का पैसा तुरंत हम विड्रॉ कर सकते हैं, मार्केट में तुरंत शेयर बेच के निकल लेंगे। बोलते हैं नॉट इंक्लाइंड टू बी स्पेकुलेटिव। हमारा एफडीआई स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। एफपीआई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है। एफडीआई में बेटा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी में भी, बोलेगा भाई तेरे को जो टेक्नोलॉजी चाहिए मेरे को बता, मैं तेरे को देता। लेकिन एफपीआई में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता नहीं। एफडीआई से क्या है, दूसरे देश में बेटा जो है काम बढ़ रहा है, वहां पे कुछ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इससे दूसरे देश का एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होता है। लेकिन एफपीआई से एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट नहीं होता। एफडीआई में देयर इज एंड्योरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के शेयर क्यों खरीदे? क्योंकि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के मैनेज करना चाहता है, करेक्ट। लेकिन जो है एफपीआई में ऐसा कोई भी मैनेजमेंट वगैरह का कोई सिस्टम होता नहीं। बोलते हैं सिक्योरिटीज आर हेल्ड विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इन व्हाट? इन एफडीआई। लेकिन एफपीआई में क्या है, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कंपनी के ऊपर। हमारे पास बहुत कम शेयर्स हैं तो हम कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? बताइए, कम ऑन जल्दी। क्या ये बात क्लियर है गाइस? मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या ये बात डन है? एफडीआई वर्सेस एफपीआई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं रीजन फॉर एफडीआई। हमें एफडीआई करने की क्या जरूरत है? बेटा जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरनेशनल ट्रेड करने की क्या जरूरत है, वैसा ही है ये एफडीआई करने की क्या जरूरत है। इससे कंट्रीज का इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है, तो कंट्री के रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं मेरे प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन करूँगा कि इंडिया में भी बिके, यूएस में भी बिके, जर्मनी में भी बिके। तो मैं इंटरनेशनलाइजेशन करूँगा प्रोडक्ट्स का। अगर ऐसा करूँगा तो एफडीआई आसानी से कर पाऊंगा। एफडीआई करने की क्या जरूरत है? बोलते हैं इससे हमें इकोनॉमीज और लार्ज स्केल का हमें जो है फायदा मिल सकता है। समझो मैं कार बनाता हूँ इंडिया में, अब जर्मनी में भी बनाऊंगा, यूएस में बनाऊंगा, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से मुझे हमारा एवरेज कॉस्ट कम हो सकता है। आगे बढ़े। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद फॉरेन प्रोड्यूसर्स, है ना।
तो हो सकता है कि मैं अगर खुद से नया बिजनेस चालू करूँ तो मुझे लाइसेंस वगैरह ना मिले, तो मैं फॉरेन के कंपनीज के साथ अगर मर्ज हो जाऊँ या उसमें कुछ पैसा लगा दूँ तो मुझे लाइसेंस मिलने में आसानी हो जाएगी, दूसरे देशों में भी मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट क्या है गाइस, देखिए प्लीज। बोलते हैं हमें एफडीआई करने की ज़रूरत क्या है, रीजंस फॉर डूइंग एफडीआई। ठीक है ना, ये बस ऐसे ही रीड मारना है, ज़्यादा टेंशन लेना है इसमें। डिजायर टू प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टू अवॉइड फ्यूचर कॉम्पिटिशन। यह वॉलमार्ट ने सोचा इंडिया में जो है ना फ्लिपकार्ट, ये क्या बताइए, फ्लिपकार्ट हम इंडिया में ऑनलाइन भी चालू करना चाहते हैं, ई कॉमर्स। अब फ्लिपकार्ट हमारे कंपटीशन हो सकता है आगे, एक काम करो फ्लिपकार्ट को खरीद लो तो कंपटीशन ही खत्म। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, भैया मैं अगर सिर्फ यूएस में ही काम कर रहा हूँ तो यूएस इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। एक काम करो, कुछ बिजनेस इंडिया में भी करो, कुछ बिजनेस चाइना में भी करो, कुछ बिजनेस पाकिस्तान में भी करो। इससे क्या होगा, मेरा रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो अगर यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुआ भी तो बाकी सब बिजनेस तो नहीं डूबेंगे। शेयर्ड कॉमन नॉलेज लैंग्वेज एंड कॉमन बाउंड्रीज एंड पॉसिबल सेविंग्स इन टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि यार जैसे इंडिया और नेपाल, नेपाल एकदम पास है इंडिया के, तो यार इंडिया में बिजनेस का तो नेपाल में भी कर लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। समझेगा बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है ना हम इधर वापस आएंगे। ठीक है, इधर हमारे आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात क्या है, बोलते हैं नेसेसिटी टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स स्टेट पेटेंट्स एंड एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी और क्रिएटिंग मोनोपोलीज इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि यार हमारी मोनोपोली, समझो मैं कार बनाने में मेरी मोनोपोली है, तो सिर्फ यूएस में क्यों, इंडिया में भी, जर्मनी में, हर जगह मेरी मोनोपोली होनी चाहिए। फिर तो हर जगह बिजनेस चालू करो। प्रमोटिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल ह्यूमन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। भैया हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज पूरी अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज कर सके, इसलिए जितने ज़्यादा जगह बिजनेस चालू कर सकता करो, लार्ज स्केल में करो बिजनेस। डिजायर टू कैप्चर लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग हाई पोटेंशियल एमर्जिंग मार्केट्स। जैसे मैं चाहता हूँ कि इंडिया ना काफ़ी एमर्जिंग मार्केट है, तो इंडिया में भी मेरा कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए जिससे मैं काफ़ी पैसा कमा सकूँ, तो इंडिया में लगाओ पैसा फिर, है ना। ईज ऑफ पेनिट्रेशन इन टू द मार्केट्स, है ना, बिकॉज ऑफ क्या बताइए, बिकॉज दोज कंट्री हैव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ब्लैंकेट बैंस, हाई कस्टम ड्यूटी, नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे क्या बताइए, जैसे समझो बेटा फॉर एग्जांपल रशिया, अब यूएस की कोई कंपनी है, यूएस ने रशिया के ऊपर क्या करके रखा है, सैंक्शन। ठीक है, तो रशिया की कंपनी है, अब वो यूएस में तो कोई माल बेच नहीं पाएंगे, तो रशिया की कंपनी क्या बोलेंगे, एक काम करता ना, मैं मेरा एक नया कंपनी यूएस में ही चालू कर लेता हूँ। इससे पहले क्या था, मैं रशिया में माल बना के यूएस में बेच रहा था, अब वो बेचना ही बंद हो गया, यूएसए ने बैन लगा दिया हमारे प्रोडक्ट्स पे। एक रशिया बोलेगा एक काम करता हूँ यूएसए में ही एक कंपनी चालू कर लेता हूँ उसके अंदर ही, तो मुझे ये इम्पोर्ट ड्यूटी ये सब चीज़ों के फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसको बोलते बेटा टैरिफ जंपिंग एफडीआई। क्या बोलते हैं इसे, गेटिंग बिहाइंड द टैरिफ वॉल, या इसको बोला जाता है बेटा टैरिफ जंपिंग एफडीआई। जब क्या होता है समझो, समझो रशिया से जब माल यूएस में जा रहा था तो यूएसए वाले बहुत टैरिफ लगा रहे थे, एक काम करो ना यूएसए में अपना बिजनेस से चालू कर लो, तो अब मुझे जो टैरिफ देना पड़ रहा था पहले इंपोर्ट टैरिफ, अब देना ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यूएसए के अंदर ही माल बना के बेच रहा हूं। टैरिफ जंपिंग, तो टैरिफ से मैं बच जाता हूं, टैरिफ जंपिंग एफडीआई। मैं एफडीआई इसलिए कर रहा हूं ताकि टैरिफ से मुझे छुटकारा मिल जाए, इंपोर्ट ड्यूटी मुझे वो इंपोर्ट ड्यूटी यूएसए की ना देनी पड़े, टैरिफ जंपिंग एफडीआई। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ऑफ होस्ट कंट्री। बोलते हैं हम जहाँ पे, जो होस्ट कंट्री ना जहाँ पे हम पैसा लगाना चाहते हैं, वहाँ पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो भैया जाओ फिर वहाँ पे करो, मस्ती करो। उसका वैसे भी एनवायरमेंट के यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है नहीं, तो दनादन प्रोडक्शन करो वहाँ पे, एनवायरमेंट डिग्रेड करो, क्या है भैया पैसा कमाएंगे आप, ऐसा सोच रहे हैं। तो एफडीआई हमें क्यों करना चाहिए, उसके रीजंस दिए। ठीक है ना, इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है, क्या रीजन है क्या नहीं है, ऐसा टाइम पास एमसीक्यू। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगली बात है, हो सकता है दूसरे देश में मुझे स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलता हो, इसलिए मैं दूसरे देश में जाना चाहता हूँ। हो सकता है दूसरे देश का ओपननेस है बहुत ज़्यादा, वो दूसरा देश अलाउ करता है बाहर वालों को कि आओ पैसा लगाओ, जैसे इंडिया है ना, इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाता है, बोलता है फॉरेन कंपनीज को कि आओ हमारे यहाँ पे बिजनेस करो, हम तुमको टैक्स में कंसेशन देंगे, है ना। टू द स्ट्रैटेजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल। हो सकता है बेटा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसका रॉ मटेरियल समझो आता है यूएसए से, तो मैं बोलूँगा यूएस में बिजनेस चालू करो और वो रॉ मटेरियल का ही बिजनेस चालू करो,
ताकि रॉ मटेरियल के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर भी हमारा कंट्रोल आ जाए। टू सिक्योर एक्सेस इन मिनरल्स, जैसे एफडीआई इन पेट्रोलियम। बोलते हैं पेट्रोल क्या बताइए आजकल बहुत हर जगह डिमांड में, तो एक काम करो जहाँ पे पेट्रोल बनता ना उस देश में जाके बिजनेस चालू करो पेट्रोल का ही, तो रिसोर्सेज का हमें एक्सेस मिलेगा ऐसा, है ना, उस पर कंट्रोल हमारा बढ़ेगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ लो रिलेटिव वेजेस, हो सकता है कि दूसरे देश में, जैसे यूएस वाले इंडिया में पैसा क्यों लगाते हैं, इंडिया में लेबरर्स एम्प्लॉय सस्ते दामों में काम करते हैं, सैलरी वेजेस यहाँ पे कम होती है यूएस के कंपेरिजन में, इसलिए करते हैं। लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन द होस्ट कंट्री, बोलते हो सकता है कि हम जैसे टी शर्ट बनाते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं पर इंडिया में टी शर्ट महंगे बन रहे हैं, तो बोलेंगे यार फिर हम इंडिया में जाके सस्ते टी शर्ट बना के बेचते ताकि हमारा माल ज़्यादा बिके। टैक्स डिफरेंशियल एंड टैक्स पॉलिसी ऑफ होस्ट कंट्री विच सपोर्ट एफडीआई, समझो इंडिया बोल रहा है कि आप इंडिया में आओ हम तुम पे कम टैक्स लगाएंगे, तो ज़्यादा लोग इंडिया में एफडीआई करेंगे। इनएविटेबली डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अ फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। भैया हम ना नंबर 1 थे, अब हमें क्या लग रहा था कि कोई दूसरी कंपनी दूसरे देश की नंबर 1 हो सकती है, तो एक काम करो उसको भी खरीद लो, उसमें पैसा लगा दो। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट, ताकि मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मेरा मार्केट में अगर मोनोपोली है दुनिया में तो मेरा वो कायम रहे। हाई जीडीपी एंड हाई पर कैपिटा इनकम कपल्ड विद हाई रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, तो बोलते हैं कि हो सकता है इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है, यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही, तो बाहर के लोग इंडिया में पैसा लगाना चाहेंगे ताकि इंडिया से पैसा कमाए। या हो सकता है फिलांथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव, फिलांथ्रोपिक मतलब क्या, डोनेशन, मतलब हम चैरिटी करना चाहते हैं, समझे, तो जैसे इंडिया वाले सोचेंगे चलो श्रीलंका में हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं, है ना। या यूएस वाले सोचेंगे इंडिया के लिए, श्रीलंका के लिए, जैसे बिल गेट्स बोलेगा इंडिया में लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, तो चलो इंडिया में कुछ हम कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई कंपनी चालू करते हैं, गरीबों को हेल्प करेंगे। फिलांथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव, फिलांथ्रोफी कौन करता है, जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है वो जब डोनेशन चैरिटी करता है उसको फिलांथ्रोफी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात, प्रेवलेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ सोशल एम्यूनिटीज एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हो सकता है बेटा कि इंडिया का व्यक्ति हो बोले यूएस में बिजनेस करते, कनाडा में करते हैं, क्योंकि यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जाके बिजनेस करते हैं, तो ये रीजन हो सकता है एफडीआई करने का। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात है डेटरेंट्स, कि हम एफडीआई कब नहीं करते या नहीं कर पाते। इसके 4 मेजर पॉइंट है। पुअर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अनफेवरेबल रिसोर्स एंड लेबर मार्केट कंडीशन, अनफेवरेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लैक ऑफ होस्ट कंट्री ट्रेड ओपननेस। हुआ क्या, बोलते हैं बहुत बार ना हम दूसरे देश में एफडीआई करना चाहते हैं पर वहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर लैग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपडेटेड नहीं है। हम हो सकता है दूसरे देश में एफडीआई करना चाहते हैं पर वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है तो हमें फिर इन्वेस्ट नहीं करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स, क्या बताइए कि जो दूसरी कंट्री ने बेटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, वो देश कभी भी डूब सकता है, तो भैया वहाँ पे फिर एफडीआई क्यों करें। एक्सचेंज वॉलेटिलिटी, हम जिस देश में पैसा लगाना चाहते हैं उस देश के फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो भैया रिस्क ज़्यादा है, ऐसे देश में पैसा मत लगाओ। हो सकता है अनफेवरेबल टैक्स रिजिम, कि जिस देश में पैसा लगाना चाहते हैं ना वहाँ के टैक्सेशन का सिस्टम ना बहुत अनफेवरेबल है मेरे लिए, हो सकता है मुझे डबल टैक्स देना पड़े कि मुझे मेरे देश में भी देना है वहाँ पे भी देना है, इससे मुझे प्रॉब्लम होगा, तो मैं एफडीआई नहीं करूँगा। फिर इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट, ये रुकावट बन जाएगा ये सारी चीज़ें एफडीआई करने के लिए। स्मॉल साइज ऑफ मार्केट, अरे यार दूसरे जैसे नेपाल बहुत ही छोटा मार्केट है, जान दो फिर काय को एफडीआई करना, वहाँ पे बहुत छोटा मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे, पॉपुलेशन नहीं है ज़्यादा, तो एफडीआई क्यों करे फिर वहाँ पे। ऐसा बेटा दिल पे मत लेना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखें, कुछ बच्चे दिल पे ले लेते, सर आपने नेपाल को ऐसा कैसे बोला, बहुत बच्चे हैं हमारे नेपाल के, है ना भाई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, आगे बोलते हैं अनफेवरेबल रिसोर्स एंड लेबर मार्केट कंडीशन, ये क्या है, ये क्या बताओ, बोलते हैं पुअर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, लो लिटरेसी, लो लेबर स्किल्स। बोलते हैं हम जिस देश में एफडीआई करना चाहते थे ना वहाँ पे रिसोर्सेज उतने अच्छे हैं ही नहीं, वहाँ के जो लेबरर्स हैं वो उतने स्किलफुल नहीं है, इतने लिटरेट, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझाने में जिंदगी निकल जाएंगी, जान दो भाई एफडीआई नहीं करते फिर वहाँ पे। अनफेवरेबल लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, लैक ऑफ सिक्योरिटी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पता चला हम जिस देश में बिजनेस करने जा रहे हैं ना बेटा वहाँ पे बार बार वॉर होते रहते हैं तो भैया ऐसे देश में बिजनेस क्यों करूँगा मैं, क्यों एफडीआई करूँगा, है ना। हम जिस देश में बिजनेस करना चाह रहे हैं समझो वहाँ पे वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट नहीं है, मतलब मैं मेरे नाम से प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकता वहाँ पे, तो भैया फिर काय को बिजनेस करना, जान दे। हो सकता है हम जिस देश में एफडीआई करना चाहते हैं वहाँ पे रेगुलेशंस लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कम्बरसम है लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत ही टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को खत्म करने, यार जान दे यार, फिर जान दे, मन नहीं करना एफडीआई, जा।
आगे नेक्स्ट, लैक ऑफ होस्ट कंट्रीज ट्रेड ओपननेस, बोलते हैं कि हम एफडीआई करना चाहते पर सामने वाले कंट्री जो है हमें अलाउ ही नहीं कर रही है, वो उसका ओपननेस नहीं है, माइंड का ओपननेस नहीं है, कंट्री का ओपननेस नहीं है, कंट्री अलाउ ही नहीं कर रही है हमको, बोले जान दे भाई नहीं आना। फिर प्रेवलेंस ऑफ नॉन टैरिफ मेजर बैरियर्स, बोलते हैं उन्होंने ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए हैं जिससे लोग आसानी से वहां पे बिजनेस चालू कर ही नहीं सके बाहर वाले। लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस, कुछ लोग होते हैं ना बेटा, कुछ लोग होते हैं ना, क्या बताइए, उनको फॉरेनर्स पसंद ही नहीं, हम चाहते नहीं कि बाहर के लोग हमारे देश में पैसा लगाएं, तो जान दे फिर ऐसे देश में पैसा लगाएंगे नहीं। दीज एक्ट एज अ डेटरेंट, ये रुकावट की तरह काम करते हैं इन एफडीआई। तो एफडीआई करने में रुकावटें क्या आती है, ये आती है ऐसा, ठीक है ना बेटा। ये सबसे फालतू चीज़ें हैं, होस्ट कंट्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई, है ना। ये कुछ नहीं बेटा, बहुत टाइम पास, आप इसको खुद से एक बार बाद में रीड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है ये फालतू बातें हैं। कि मैं जब किसी कंट्री में एफडीआई करता हूं तो मैं वहां पे क्या क्या चीज़ें देखता हूं, तो होस्ट कंट्री में क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। एफडीआई करने के पहले उसका लिस्ट दिया है, कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है, कुछ भी काम का नहीं, इस पर कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात, नेक्स्ट बेटा बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, और आगे देखो आपका प्रॉब्लम्स इन एफडीआई, और चैप्टर जो है यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसका बेनिफिट देखिए, एफडीआई का बेनिफिट क्या है, बोलते हैं एफडीआई करने से हमारे होस्ट कंट्री मतलब जैसे वॉलमार्ट जो है यूएसए की कंपनी है, इसने इंडिया में बेटा इंडिया की फ्लिपकार्ट की कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो क्या किया इसने, इंडिया है होस्ट कंट्री जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं, करेक्ट। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलते हैं एंट्री ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस फॉस्टर्स कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ता है कहाँ, होस्ट कंट्री में, वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बनता है, जिससे अब इंडिया में सब लोग क्या करेंगे, और कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्वालिटी बढ़ेगी, कंज्यूमर्स को वाइडर चॉइस मिलेगा, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, तो बेनिफिट है एफडीआई का। नेक्स्ट बोलते हैं कि बाहर से जब पैसा हमारे देश में आता है ना, तो हम हमारे देश में जितना काम कर सकते थे उससे ज़्यादा का पैसा हमें मिलता है। हमारे देश के डोमेस्टिक सेविंग से जो पैसा इकट्ठा होता था उससे ज़्यादा का पैसा बाहर से आएगा ना। समझो हम हमारे देश में सिर्फ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पर अब बाहर वाले भी पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ऐसा। तो फॉरेन कैपिटल के आने से हम जो खुद से डोमेस्टिक सेविंग से जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता ओवरऑल इकोनॉमी में। अच्छा, बोलते हैं इन केस ऑफ एमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज एफडीआई कैन एक्सेलरेट ग्रोथ एंड फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा एफडीआई होगा तो डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ और फास्ट वे में होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात है कि टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग मेथड्स, क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल स्किल्स, ये सब इंप्रूव होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो अच्छी बात है, जितना बोला बेटा उतना याद रखा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन फॉर एफडीआई अमंग नेशनल गवर्नमेंट्स प्रमोट पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो क्या होगा, अगर हमारे देश में एफडीआई होगा ना बेटा, तो हमारे देश की गवर्नमेंट अब सोचेगी काम करते यार, बाहर के लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, चलो हम और ज़्यादा बेटर पॉलिसीज बनाते हैं बाहर वालों के लिए, ठीक है। एफडीआई इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन बेस इन अदर कंट्रीज। तो होस्ट कंट्री में क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेटा और जनरेट होता है। होस्ट या रेसिपिएंट कंट्री जिसको जहाँ पे पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे बिजनेस और बढ़ रहे हैं, नए बिजनेस चालू हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी वहाँ पे। एफडीआई नॉट ओनली क्रिएट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। मतलब समझो बेटा, मैंने समझो बेटा, चाइना की किसी कंपनी ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे वीवो, ओप्पो। अब वीवो ने, ओप्पो ने इंडिया में मोबाइल फ़ोन बनाना चालू किया, इससे क्या होगा, इससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है एंसिलरी, जैसे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड इंडस्ट्री है कवर की, तो अगर इंडिया में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बनेंगे तो कवर भी ज़्यादा बनेंगे। तो क्या होता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में, और कवर बनाने की इंडस्ट्री में भी इनडायरेक्ट वे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अच्छा, आगे बढ़ इधर आइए, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दीजिए। हाँ, बोलते हैं एफडीआई ऑल्सो प्रमोट्स हायर वेजेस। क्या होता है एफडीआई करने से, जो भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं बेटा उनको ज़्यादा पैसा देते हैं फॉरेनर्स, तो ये अच्छी बात है ना, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बोलते हैं एफडीआई करने से फॉरेन कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड लाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एंटल्स पीपल टू पीपल रिलेशन, मतलब अगर समझो यूएसए वाले इंडिया में एफडीआई करेंगे, इंडिया वाले यूएसए में एफडीआई करेंगे, तो इससे इंडिया यूएस के रिलेशनशिप और बेटर होते हैं, तो दो कंट्री के बीच के रिलेशन और बेटर होते हैं, ठीक है।
बोलते हैं प्रमोशन ऑफ एंसिलरी यूनिट्स रिजल्टिंग इन जॉब क्रिएशन। भैया मोबाइल फोन का इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो साथ साथ कवर बनाने का इंडस्ट्री ग्रो करेगा। बोलते हैं इफ फॉरेन कैपिटल प्रोड्यूसेस गुड्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। समझो यूएसए की कंपनी ने इंडिया में बिजनेस चालू किया और इंडिया में गुड्स बना के इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया। वाह 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 वाह, तो हमें फॉरेन करेंसी और मिलेगा हमारे देश को। वाह, तो इससे हमें फॉरेन करेंसी और बनेगा। ओ हो, तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा तो हमारी डेट सर्विसिंग, एक्सटेंडेड डेट सर्विसिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मतलब हमने जो बाहर से फॉरेन लोन्स लिए थे उसको रीपेमेंट में हमें हेल्प मिलेगी फिर, क्योंकि एफडीआई से जो हमारे देश में बिजनेस चालू हुआ वो ऐसे गुड्स बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो हमें फॉरेन करेंसी और मिलेगी। वाह, अच्छा। बोलते हैं इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ न्यू टैक्स रेवेन्यू। तो बाहर के लोग इंडिया में बिजनेस करने आ रहे हैं तो वो भी कुछ कमाएंगे, उस पर गवर्नमेंट और इनकम टैक्स लगाकर पैसा कमाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या होगा, कंज्यूमर प्राइसेस कम होगी, कंज्यूमर को कम प्राइस में अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे। इंक्रीज कॉम्पिटिशन लीड्स टू वीकनिंग ऑफ मार्केट पावर और डोमेस्टिक मोनोपोलीज। हमारे देश में कोई कंपनी की मोनोपोली होंगी तो मोनोपोली बनने नहीं देगा एफडीआई। क्यों? क्योंकि एफडीआई जब आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमारे देश में किसी की मोनोपोली बन ही नहीं पाएंगी। ऐसा आगे जो अच्छी बात है, मोनोपोली नहीं बनना अच्छी बात है। नेक्स्ट, सिंस एफडीआई हैज डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इट इज कंसिडर्ड टू हैव फेवरेबल इंपैक्ट ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। क्या बोल रहे हैं कि एफडीआई करने से हमें फॉरेन करेंसी मिल रहा है, तो फॉरेन करेंसी हमें मिल रहा है तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा बेटर होगा। मतलब फॉरेन करेंसी का हमारे पास, जब फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन बेटर होगा। बेटर वर्क कल्चर, हायर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स एंड ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा एफडीआई करने से। सिंपल, आगे बढ़े। अब इसके दनादन देखेंगे, इसके प्रॉब्लम क्या एफडीआई के दनादन देखो। पहला, एफडीआई की वजह से क्या होता है, इससे बेटा कैपिटल इंटेंसिव मेथड। जनरली देखा जाता है कि जो फॉरेन कंपनीज है ना वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड ज़्यादा यूज़ करती हैं, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करती है, लेबरर्स को ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं। तो जो तुम पहले बोल रहे थे ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बोले फालतू बातें, सच में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, ऐसा बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात है? आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं एफडीआई मूव टुवर्ड्स रीजन्स विच आर वेल एंडोड इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड रीजनल डिस्पैरिटी, इनकम इनक्वालिटी। बोलते हैं देखो, अगर बेटा यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में पैसा लगाएंगी भी ना, तो इंडिया में ऐसे स्टेट्स में, ऐसे सिटी में लगाएगी जहां पे अच्छे रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई बैकवर्ड एरिया में थोड़ी ना कोई पैसा लगाएगा। तो क्या होगा, हमारे देश में जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज है वो और डेवलप होगी, और जो बैकवर्ड सिटीज है और पीछे हो जाएगी, तो रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती इससे एफडीआई से। बोलते हैं एफडीआई से जो है इट लीड्स टू स्लो डाउन इट्स एफर्ट्स टू जनरेट मोर डोमेस्टिक सेविंग्स। क्या होता है, अगर एफडीआई से पैसा हमारे देश में आ ही रहा है तो गवर्नमेंट सोचता भी जान दे, हमें हमारे देश में सेविंग्स बढ़ने की क्या जरूरत है, बाहर से पैसा आ ही रहा ना, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाएगा, थोड़ा सा लेजी हो जाएगा, बोले कि जान दे यार फिर हमको डोमेस्टिक सेविंग की क्या जरूरत। अरे भैया, डोमेस्टिक सेविंग होगा तो ही मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तो ही इन्वेस्टमेंट होता है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, सेविंग्स होना जरूरी है, पर गवर्नमेंट थोड़ा सा कंप्लेसेंट लेजी हो सकता है। भैया बाहर से पैसा आ ही रहा ना, तो जान दे डोमेस्टिक सेविंग्स को, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम फॉरेन कंपनीज को बेटा टैक्स हॉलीडेज देंगे तो हमारा टैक्स रेवेन्यू कम होता है। हम फॉरेन कंपनीज को बोलेंगे इंडिया में आओ और तुम्हें 5 साल तक कोई टैक्स देना ही नहीं। अरे ढोकले, मतलब 5 साल तक गवर्नमेंट टैक्स कमा नहीं पाएगा। क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या हो रहा बताओ प्लीज, जल्दी बताइए। यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे अगली बात, ऑफन फॉरेन फर्म्स में पार्टली फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट बाय बोरोइंग। अब देखो क्या होता है बहुत बार कि बाहर की कंपनी इंडिया में आ गई, अब वो क्या करेगी, वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए दनादन लोन लेंगी, और जब बेटा दनादन लोन लेंगी ना कंपनी, तो क्या होगा, इंडिया में लोन्स का डिमांड बढ़ेगा और इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो फॉरेन कंपनीज के इंडिया में आने से वो लोन्स ले रहे ज्यादा, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो अब जो बाकी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज थी उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, तो बोलेंगे भैया जान दो अब हमें लोन लेना ही नहीं है। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स। याद है हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 में ये आता है, हम देखेंगे बाद में, ये आपने देख लिया होगा अभी तक अगर पढ़ लिया है तो ये भी थोड़ा सा क्राउडिंग आउट इफेक्ट के जैसा काम कर सकता है कि फॉरेन के लोग जब इंडिया में पैसा लगाएंगे बिजनेस करने के लिए, तो इंडिया में समझो लोन्स लेंगे दनादन, तो ज्यादा लोन लेंगे तो लोन का डिमांड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो हमारे देश के जो डोमेस्टिक कंपनीज है बाकी उन्हें ज्यादा रेट पे लोन मिलेगा, बोलेंगे जान दे भी लोन लेना ही नहीं, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हमारे देश में ज्यादा लोन लेंगी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अच्छा, मुझे द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट
आर रिड्यूस ड्यू टू लाइकली इनस्टेबिलिटी ऑफ बीओपी एंड एक्सचेंज रेट। बोलते हैं, हम बोल रहे हैं ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अच्छा होगा, फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी, ये हमेशा होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बोलते हैं बहुत बार क्या करते मालूम है क्या, यूएस की कंपनी ने इंडिया में बिजनेस चालू तो किया पर फिर भी वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, बाहर से ही सारे रॉ मटेरियल ला रहा है। अरे यार क्या मतलब फॉरेन करेंसी तो बाहर ही जा रहा फिर ज़्यादा। अगर हम इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी बाहर जाता ना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड इनपुट्स को यूज़ करेंगे या प्रॉफिट्स आर रिपैट्रिएटेड। व्हाट आर रिपैट्रिएशन? समझो यूएस की कंपनी ने इंडिया में बिजनेस चालू किया और उसमें जो भी प्रॉफिट कमाया ना पूरा वापस यूएस में लेके चली गई, तो कोई हमें तो फायदा हुआ ही नहीं। देन अ स्ट्रेस हमारे हमारे फॉरेन करेंसी के बैलेंस ऑफ पेमेंट में और स्ट्रेस बढ़ेगा। इससे हमारे देश का लॉन्ग टर्म का जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो रिस्क पे आ जाएगा। ऐसा बेटा इसको सिर्फ रीड मारना है, ठीक है ना, बेसिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज। ओके इधर आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं जॉब्स दैट रिक्वायर एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स फॉर क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग में जनरली रिटेन इन द होम कंट्री। बोलते क्या करते हैं ना फॉरेन कंपनी वाले, जो जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम है वो सब फॉरेन में ही करेंगे, और ऐसा जो काम है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिसमें ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, वो इंडिया में चालू कर देंगे। जैसे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर। अब क्या कॉल सेंटर वाला जो काम है क्या उसमें बहुत दिमाग लगाने वाला काम है? नहीं, पर वो इंडिया में चालू करेंगे। तो ऐसा होता है बहुत बार कि जो रूटीन मैनेजमेंट जॉब्स का काम है ना वो दूसरे देश में चालू करते हैं, और जो अच्छा काम था स्किलफुल वाला अपने देश में ही रखा उसको। तो इससे हमारे देश का कोई फायदा होगा नहीं। तो यूएसए वाले अपने देश में अच्छा वाला काम कर रहे हैं अच्छे लेवल का, और हमारे इंडिया में आके लो लेवल का काम कर रहे हैं, तो हमारा देश ग्रो कैसे करेगा फिर? ऐसा हाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिस्टॉर्टेड पैटर्न प्रोडक्शन, एलिट एंड पॉपुलर कंजम्पशन। बोलते हैं फॉरेन की कंपनीज जनरली क्या करती है, बोलते हैं भैया हमको तो पैसा कमाना जाता, तो जो लग्जरी गुड्स है, एलिट मतलब लग्जरी गुड्स है, जो पॉपुलर कंजम्पशन वाले गुड्स है वही हम ज़्यादा बनाएंगे, बाकी चीज़ें बनाएंगे ही नहीं। ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फॉरेन एंटिटीज आर यूजुअली अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटी एथिकल। वो क्या करते हैं, ऐसी गलत हरकतें करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, साम दाम दंड भेद, बस हमारा माल ज़्यादा बिकना चाहिए। जैसे बेटा चाइना की कंपनीज ने इंडिया में आके किया, आप बेटा इंडिया के कोई भी मोबाइल फोन मार्केट में जाओ, हर जगह वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, हर जगह चाइना की कंपनी इतना ज़्यादा अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, इंडिया की कंपनीज को खत्म ही कर दिया उन्होंने, मोबाइल फोन कंपनीज को। अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव। ये कॉम्पिटिशन के खिलाफ ऐसी हरकतें करना, पर वो करते हैं, बहुत पैसा लगाते इसके अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात है, नेक्स्ट है अ लार्ज फॉरेन फर्म विद डीप पॉकेट्स में अंडरकट कॉम्पिटिटिव लोकल इंडस्ट्री एंड ड्राइव डोमेस्टिक फर्म्स। अब देखो बाहर की फर्म्स बहुत पैसे वाली हैं, वो क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस में माल बेचेंगी। उन बाहर की जो कंपनी है उनके डीप पॉकेट्स है। डीप पॉकेट मतलब क्या, मतलब ज़्यादा लॉस झेलने की क्षमता है उनके अंदर, तो ज़्यादा कम प्राइस रख सकते हो। लॉस होने दो, बोले लॉस होने दो 2-3 साल, इंडिया की जब सब कंपनी खत्म हो जाएंगी ना फिर हम धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाएंगे। ऐसी हरकतें करते हैं, तो धीरे धीरे इनका मार्केट पावर बढ़ सकता है, ये इनका मोनोपोली बन सकता है, बाहर के कंपनीज का हमारे देश में मोनोपोली बन जाएगा, ऐसा हो सकता है एफडीआई से। हाई ग्रोथ ऑफ वेजेस इन फॉरेन कंपनीज कैन इन्फ्लुएंस सिमिलर एस्केलेशन डोमेस्टिक कंपनीज। अब क्या होगा, हमारे देश के लोग बोलेंगे यार जो फॉरेन कंपनीज है वो तो कितना सैलरी दे रही, और हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनी वो तो ज़्यादा सैलरी दे नहीं रही, तो डोमेस्टिक कंपनीज पे प्रेशर आएगा कि तुम भी ज़्यादा सैलरी दो। डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगी भाई हम फॉरेन कंपनी जैसा सैलरी नहीं दे सकते, हम इतना कॉस्ट बेयर ही नहीं कर सकते, पर उन पर प्रेशर बढ़ेगा कि फॉरेन कंपनी ज़्यादा सैलरी दे रही तो तुम क्यों नहीं दे रहे। ऐसा आगे बढ़े। एफडीआई लीड्स टू डोमेस्टिक ऑफ शोरिंग और शिफ्टिंग जॉब्स ऑपरेशंस अब्रॉड इन पर्सन लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता, यूएसए की कंपनी ने इंडिया में बिजनेस चालू किया, और जो जॉब वगैरह करने थे ना, सारा काम जो करवाना था वो बाहर वालों से ही करवा रहा है इंडिया के लोगों को जॉब ही नहीं दे रहा, ऐसा हो सकता है। बोलते हैं कंटिन्यूस और लोअर लेबर ऑन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, है ना। मतलब क्या बोलते हैं कि इंडिया में ना एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है ना, यहाँ पे उतने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स या लेबर लॉस उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो अब फायदा उठाओ इसका। एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है हमारे प्रोडक्शन से, होने दो, बोले बस हमें पैसा कमाना ज़्यादा। कौन, फॉरेन कंपनी ऐसा सोचेगा। लेबरर्स को के लिए ज़्यादा अच्छे लॉस नहीं है क्या, तो उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको फ़ायदा उठाओ,
ज़्यादा उनसे काम करो, पैसा कम दो उनको, ऐसा। At times, there is potential national security considerations when foreign firms function in host country, especially when acute hostilities prevail. बहुत बार क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में बेटा जब बहुत ही झगड़े बढ़ जाते हैं, है ना, तो क्या बताइए तब प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुश्किल हो सकता है ना, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़े। एफडीआई में हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन होस्ट कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। ना व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, याद रखें बेटा, एक चीज है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स एक्चुअली होता है अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। तो इसे बोलते हैं बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। देखिए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? रेशियो ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटा अगर बढ़ता है, देखो, इफ एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज मोर देन द इंपोर्ट प्राइसेस, अ कंट्री हैज अ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड एज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इट कैन परचेज मोर इंपोर्ट्स, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इफ एक्सपोर्ट प्राइसेस, समझो हमारे एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ते हैं, इंपोर्ट प्राइसेस भी बढ़ते हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो हमारे देश के एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ते हैं, इंपोर्ट प्राइसेस भी बढ़ते हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों प्राइस बढ़ रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की प्राइस बेटा ज़्यादा बढ़ी इंपोर्ट के प्राइस के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही है इंपोर्ट के प्राइस के कंपैरिजन में, तो क्या होगा इससे? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन कैन परचेज मोर इंपोर्ट। इसका मतलब होता है सिंपल सोचो कि एक्सपोर्ट, प्लीज ध्यान दीजिए, सिंपल सोचो बेटा कि जो एक्सपोर्ट प्राइसेस है हमारे देश की, वो हमारे इंपोर्ट प्राइसेस के कंपैरिजन में कितनी चेंज हुई है। समझो अगर हमारे देश में जो गुड्स बन रहे हैं उसकी वैल्यू, उसकी प्राइसेस और बढ़ते जा रही है फास्ट वे से, तो एक्सपोर्ट से पैसा ज़्यादा मिलेगा हमें। तो जितना ज़्यादा पैसा हमें एक्सपोर्ट से मिलेगा उतना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में बेटा अगर एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं इंपोर्ट के प्राइसेस से, तो ये हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है। मतलब एक्सपोर्ट के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिलेगी, उससे हम ज़्यादा और इंपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बोलते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है ना। कैसे? दिस कुड अगर इफ इन्वेस्टमेंट गो इनटू प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स एंड कंट्री डज यूज एक्सपोर्ट, दिस कैन लीड टू ओवर सप्लाई इन ग्लोबल मार्केट एंड देयर बाय प्राइसेस ऑफ दिस एक्सपोर्ट में डिक्रीज। क्या बोल रहे हैं? देखो, हम हमारे बाहर की कंपनी इंडिया में आई, बाहर की कंपनी ने इंडिया में पैसा लगाया एफडीआई करने के लिए। अब इंडिया में हमने क्या किया? बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया, जिससे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गए और हमारे देश के गुड्स के एक्सपोर्ट इतने बढ़ गए कि हमारे देश के गुड्स के एक्सपोर्ट का सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम। तो हमारे देश के बने गुड्स बाहर सस्ते हो गए, तो हमारा एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है बेटा दनादन गिरना चालू हो गई। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पे नेगेटिव असर पड़ेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या बताओ? नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है ना। आइए इधर, तो ओवर सप्लाई की वजह से हमारे देश के एक्सपोर्ट्स का प्राइसेस गिर सकते हैं, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे नेगेटिव असर पड़ेगा, है ना। आगे बढ़े। रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल डैमेज। बोलते फॉरेन कंपनी दनादन ज़्यादा एनवायरमेंट के बारे में सोचती नहीं दूसरे कंट्री के, बोले एक्सपोर्ट करो, फायदा उठाओ, बिजनेस करना है बस। बोलते हैं एमरजेंस ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी। होता क्या है बहुत बार कि हमारे देश में फॉरेन सेक्टर बहुत डेवलप्ड है पर हमारा डोमेस्टिक सेक्टर डेवलप हो ही नहीं पाता बहुत बार। बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर कैन एक्सर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, है ना। बोलते हैं फॉरेन कंपनीज हमारे देश में क्या करेंगी, आके जब बड़ी हो जाएगी तो अब हमारे देश के जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट बढ़ जाएंगे
और वो क्या करेंगे, हमारे देश के डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी कंट्रोल करना चालू कर देगी। इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश की सॉवरेनिटी रिस्क पे आ सकती है। हमारे देश के पॉलिसी पे हमारा ही कंट्रोल नहीं है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आके वो भी हमारे देश को कंट्रोल कर रही है ऐसा। साथ ही साथ ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल फर्म्स का करप्शन इश्यूज भी बहुत होते हैं, भ्रष्टाचार बहुत करते हैं लोग। ये ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग अफेक्ट हो, और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, इसे अवॉइड करते। बोले हमको सोसाइटी के लिए क्या करना है, बस दूसरे कंट्री में जाकर उनका फ़ायदा उठाओ और पैसा कमा के निकल लो। तो ये होते हैं एफडीआई के प्रॉब्लम्स। तो इसको ना बेटा सिर्फ रीड करना है, मैंने जैसे आपको बताया, आपको एक ओवरऑल एमसीक्यू आएगा, क्या प्रॉब्लम है क्या एडवांटेज है, सिंपल, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। चलिए लास्ट पेज है, चैप्टर खत्म है गाइस, इधर आइए पट से। बोलते हैं मैनी सेफगार्ड एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर पुट इन प्लेस टू इंप्रूव द रेशियो बेनिफिट टू कॉस्ट। हम चाहते हैं कि फॉरेन कैपिटल का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिले हमें एज कम्पेयर टू कॉस्ट। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जो भी फॉरेन फर्म्स आते हैं उसको बोलते हैं भाई देख, तेरे को ना अपने प्रोडक्ट में डोमेस्टिक हमारे देश में बने चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। हम बहुत बार क्या करते हैं, कुछ सेक्टर्स को डोमेस्टिक फर्म्स के लिए रिजर्व करके रखते हैं कि इसमें तो एफडीआई करने ही नहीं देंगे। हम क्या बोलते हैं, जो भी फॉरेन फर्म्स हमारे इंडिया में आती है ना उसको बोलते हैं भाई देख, तेरे को अपने कंपनी में कुछ मिनिमम % ऑफ पीपल लोकल एम्प्लॉयज ही होने चाहिए। हम जो है समझो इंडिया में, बाहर की कंपनी इंडिया में उसने पैसा लगाया और इंडिया में जो भी प्रॉफिट कमाया सब वापस लेके जा रही, नहीं चलेगा। हम सीलिंग लगाएंगे, सीलिंग अपर लिमिट, कि तू एक साल में कितना प्रॉफिट रिपैट्रिएट कर सकता है। रिपैट्रिएट मतलब अपने देश में लेके जा सकता है प्रॉफिट। समझो बाहर की कंपनी ने इंडिया में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, पूरा 1 करोड़ लेके चली गई वो, अरे भाई हम बोलेंगे सीलिंग, तो 1 करोड़ में से एक साल में से 20 लाख रुपए लेके जा सकता है, बाकी 80 लाख इंडिया में रहने देने पड़ेंगे। बोलते हैं लोकल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट, बोलेंगे भाई देख तो इंडिया में एफडीआई करना कर, बिजनेस करना कर, लेकिन देखो हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगली बात, भाई तेरे को इंडिया में एफडीआई करना कर, लेकिन तुझे इंडिया में माल बना के एक्सपोर्ट करना भी जरूरी है ताकि तू हमको फॉरेन करेंसी कमा के दे। तो हम ऐसे कोई कंडीशन लगा सकते हैं जिससे एफडीआई का हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू कॉस्ट। ठीक है, बोलते हैं एफडीआई इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे आपको इसको रीड करना कुछ नहीं है। बोलते हैं हमारे देश में भी बाहर के लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं आजकल, है ना। फॉरेन कॉर्पोरेशंस इंडिया में काफ़ी पैसा लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक्स देती है, टैक्स में छूट देती है किसको, फॉरेन कंपनीज को। हमारे देश में लोग लोअर सैलरी में काम करने को रेडी होते हैं, तो इससे हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होता है, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं इससे, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव पॉलिसीज़ बनाता है, एक अच्छा वाइब्रेंट, एक अच्छा बिजनेस क्लाइमेट हमारे इंडिया में मिलता है, इसलिए बाहर के लोग हमारे देश में पैसा और लगाते हैं। तो हमारे देश में अभी एफडीआई बहुत बढ़ते जा रहा है, ये नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने बेटा बोला कि इंडिया का 8th रैंक है अमंग द वर्ल्ड्स मेजर एफडीआई रेसिपिएंट्स इन 2020। तो 2020 के हिसाब से जिस कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा एफडीआई का पैसा आया है उसमें 8th रैंक इंडिया का है। एमसीक्यू आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या, जैसे कि जो जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये है टेलीकॉम कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन। एंड ऑटोमोबाइल मतलब कि कार वगैरह, कार टू व्हीलर। दीज आर दी मेजर रिसीवर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। याद रखें, तो इंडिया में एफडीआई का पैसा ज़्यादातर किस में लगता है, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। आपको इस पे ये 8th रैंक और इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, इधर आइए। बोलते ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज। भैया सिर्फ बाहर के लोग इंडिया में नहीं, हम भी बाहर पैसा लगाते हैं। समझ मारी बात है। हाँ, बोलते हैं डिस्पाइट कोविड-19 हमारे इंडिया के लोगों ने भी बाहर दनादन बहुत पैसा लगाया है। बेटा अब इसका जो है ना, इन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है आपके बुक में, है ना। बोलते हैं स्टूडेंट्स कैन रीड द अबाउट द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, इसलिए इट इज़ नॉट कवर्ड इन दिस चार्ट बुक। वो काम का नहीं, पूरे लिस्ट दिया कि इंडिया में कौन सी कंपनी ने कितना कितना पैसा लगाया, कहाँ कहाँ पे। अरे भाई साहब, वो कहाँ पढ़ते बैठेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं आ सकता, और टाइम पास नहीं करना है। तो बोलते हैं हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन है ना, वो भी एडवांटेज लेते हैं, वो भी बाहर इन्वेस्ट करके मजे उठाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस हमारे देश में बाहर वाले पैसा लगा रहे हैं, हम भी दूसरे देश में पैसा लगाते हैं। अब चैप्टर खत्म, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल ऐड किया है, इंस्टीट्यूट इस पर सवाल पूछ सकता है। सुन लो, ये आपको आता है, सुनिए ध्यान से। बोलते हैं इंडिया में एफडीआई करने के 2 रास्ते हैं, गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, या ऑटोमेटिक रूट जैसे जहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिया में एफडीआई करना है, उस
तो जो जो सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट अलाउड है उसमें डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर समझो आप गवर्नमेंट रूट ऑटोमेटिक दोनों तरह दोनों रास्तों से आप इंडिया में एफडीआई नहीं कर पा रहे, तो अब आपको जाना पड़ता है FIFP के पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। अगली बात बोलते हैं हमारे देश में बेटा परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। मतलब हमारे देश में बेटा कुछ सेक्टर में बोला है सिर्फ 26% एफडीआई अलाउड है। मतलब कि उस सेक्टर में अगर कोई कंपनी चालू करनी है तो 26% पैसा बाहर वालों का चलेगा, फॉरेनर्स का, पर बाकी पैसा इंडियन का होना चाहिए। तो बोलते हैं परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। मतलब क्या है? मतलब कि कुछ सेक्टर्स में 100% एफडीआई अलाउड है कि अगर इस सेक्टर में बिजनेस करना है पूरा पैसा बाहर वालों का चलेगा। कहीं कहीं पे 51% एफडीआई अलाउड है। 51% मतलब कि अगर उस सेक्टर में बिजनेस करना है तो 51% बाहर का पैसा चलेगा, बाकी का इंडियन वालों का इंडियंस का होना चाहिए। तो MCQ आएगा ट्रू और फॉल्स, परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट द सेम फॉर ऑल सेक्टर इंडिया में। क्या सही बात है? बिल्कुल सही। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग परमिशन है एफडीआई की, अलग अलग परसेंटेज तक एफडीआई कर सकते हैं आप, ऐसा। एंड फाइनली बेटा एक लिस्ट आपको दी है, प्रोहिबिशन की लिस्ट। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई कर ही नहीं सकते? तो एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बेटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, सुना है ना, लक्ष्मी चिट फंड है ना। ये क्या बोलते हैं, इन सब चीजों में बाहर वाले इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते। गैम्बलिंग बेटिंग तो वैसे भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलाउड ही नहीं वैसे भी, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। लॉटरी वगैरह में भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बेटा तुमने लॉटरी टिकट बेची और तुम भग गए तो कहाँ ढूंढते ढूंढते बैठेंगे तुमको भैया। एटॉमिक एनर्जी, भैया बम बनाने का काम, बाहर वाले इंडिया में आके बम बना रहे, भैया इधर ही फोड़ के जाएंगे फिर। नहीं, एटॉमिक एनर्जी का काम तुम नहीं करोगे, बाहर वाला के इंडिया में नहीं कर सकते, इसमें एफडीआई नहीं कर सकते। बिजनेस ऑफ चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड है ना, 25 दिन में पैसा डबल, याद है क्या? फिर हेरा फेरी 25 दिन में है ना, 25 दिन में क्या बताया, पैसा डबल। ये क्या है प्लीज ध्यान दीजिए। पच्चीस दिन में क्या बताइए, पैसा डबल। बोलते हैं इसमें ना फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया में जब कोई फ्रॉड करता है ना उसको पकड़ नहीं पाते, तो बाहर वाले इंडिया में आके फ्रॉड करेंगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो चिट फंड में लोगों से पैसा लेते और फिर उनको कुछ समय बाद रिटर्न लगा के उनको वापस करते हैं। सेम होता है निधि कंपनी, आपने पढ़ा होगा लॉ में, निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट नए कंपनीज एक्ट में आया था, टू इंकलकेट अ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मतलब क्या? स्मॉल सेविंग्स। हमारे देश के लोग स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, इसके लिए निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था, टू इंकलकेट अ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री, इसके लिए निधि कंपनी। पर बाहर वाले इंडिया में आके निधि कंपनी चालू नहीं कर सकते। अच्छा, एग्रीकल्चर में समझो, हाँ, ये सारे सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। इंडिया वाले बिजनेस कर सकते हैं, गैम्बलिंग बेटिंग नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, है ना। एटॉमिक भी गवर्नमेंट करेगा सिर्फ, है ना। तो इसमें बाहर वाले इंडिया में आके पैसा नहीं लगा सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लगा सकते नहीं, एग्रीकल्चर में एफडीआई कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन एक्सक्लूडिंग मतलब ये सारी चीजों में एफडीआई अलाउड है। तो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट, सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, इसमें एफडीआई अलाउड है। तो आपको पूछा एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड है, नहीं, लेकिन फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट, सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, इसमें एफडीआई अलाउड है। ठीक है, बोलेंगे प्लांटेशन के काम में एफडीआई अलाउड, प्लांटेशन के काम में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन इसमें एफडीआई अलाउड है। MCQ आएगा, याद रखें। बोलते हैं हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन अगर समझो कोई डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप है या रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइस है अप टू एक्सटेंट स्पेसिफाइड, तो फिर अलाउड है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स एफडीआई अलाउड नहीं है। मतलब बेटा टीडीआर से क्या होता है, देखो, हर एक जगह, जैसे आपके पास कोई जगह है 1000 स्क्वायर फीट की, उसमें ना गवर्नमेंट आपको एक FSI देता है, FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, समझो वो है 2। मतलब अगर तुम्हारे पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है ना, तो तुम उस पर 2000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बांध सकते हो। तो तुम 3 फ्लोर बना सकते हैं 600 स्क्वायर फीट के, ऐसा। तो अब तुम्हें जितना अलाउ किया गवर्नमेंट ने, उससे ज्यादा का करना है ना अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए तुम्हें लेना पड़ता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स।
ताकि जितना तुम्हें एफएसआई मिला ना तुम उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बना सको। अब बाहर वाले इंडिया में आके ये डेवलपमेंट राइट्स को खरीद बेचेंगे और अपनी ही बिल्डिंगें बनाना चालू कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो चलेगा नहीं। इसलिए इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। अच्छा, सिगार, शिरूड, सिगारिलो, सिगरेट, ये सब सिगरेट के प्रकार हैं। टोबैको सब्सिट्यूट्स, इसमें बाहर वाले आके इंडिया में एफडीआई नहीं कर सकते। इंडिया वाले ये काम कर सकते हैं पर बाहर वाले इंडिया में आके एफडीआई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो हमें नशीले पदार्थ देंगे और हमारे देश के लोग फिर पूरे नशे में ही रहेंगे फिर दिन भर। तो ये आपके बुक में दिया नहीं है पर इस पर सवाल पूछा जा सकता है। एम आई क्लियर? इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 बेटा होता है पूरा का पूरा समाप्त। आई होप कि आपको मुझसे पढ़ के मज़ा होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के मैंने कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, आई होप आपको मज़ा होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू।